हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर और हिंदी में इसको संधारित्र कहते हैं। अक्सर हम ये समझते हैं कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर मतलब धारिता और संधारित्र एक ही चीज़ होते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। अभी हम इनके बारे में डिटेलिंग देखेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है जिसको धारिता कहते हैं और कैपेसिटर क्या होता है जिसको संधारित्र कहते हैं। साथ साथ इसके जो इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से। मतलब जिस तरीके से हम प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, संयोजन पढ़ते हैं, पैरेलल और सीरीज, वैसे ही कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल और सीरीज। और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब समांतर प्लेट संधारित्र का किया जाता है। ये वर्ड थोड़े से आपको ऐसे लग रहे होंगे कि यार इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। बहुत आसान इजी चैप्टर है। कैपेसिटर से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस कंडीशन एक ही है कि पेशेंस के साथ बिना जल्दबाजी के लेक्चर देखना है। हम बिल्कुल धारिता से मतलब कैपेसिटेंस से चालू करेंगे और धीरे 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 आपको लास्ट टॉपिक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग तक लेके जाएंगे। इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, तो इसको बड़ा पेशेंस के साथ समझिए। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ाया पोटेंशियल, उसका भी इसमें यूज होगा, तो एक बार उसको आप वीडियो चालू करने से पहले रिवाइज मार लीजिए जिससे फटाफट से चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैपेसिटर को जानने से पहले, कैपेसिटर वैसे एक डिवाइस होती है जो स्टोर कर सकती है चार्ज को, लेकिन इसको समझने से पहले हमको जिस चीज़ को समझना पड़ेगा उसका नाम है कैपेसिटेंस मतलब धारिता। क्या है? कैपेसिटेंस मतलब धारिता। और कैपेसिटेंस जो है वो बना है कैपेसिटी से। किससे बना है? कैपेसिटी से। और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। आपने सबने पढ़ा है क्षमता जो होती है कि इसकी कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज़ की। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी कंडक्टर में या किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज को इकट्ठा कर रहे हैं, तो चार्ज को हम कितना इकट्ठा कर सकते हैं, उस चार्ज को इकट्ठा करने की कैपेसिटी कितनी है, वो कैपेसिटेंस हो जाएगी। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर के द्वारा चार्ज मतलब आवेश इकट्ठा करने की या ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटेंस कहलाती है। ये सेम ऐसे ही समझ सकते हो जैसे माना आपके घर में कोई पानी वाली बाल्टी है जिसमें 10 लीटर की बाल्टी मान लीजिए, 20 लीटर की बाल्टी मान लीजिए। तो आप मार्केट में जाएंगे तो क्या कह के बाल्टी लाएंगे कि साहब हमको एक ऐसी बाल्टी या बकेट की आवश्यकता है जो 10 लीटर पानी को स्टोर कर सके। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बकेट? 10 लीटर। मतलब उस बाल्टी की कितनी कैपेसिटी है? 10 लीटर पानी स्टोर करने की। तो वही कॉन्सेप्ट फिजिक्स में है। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो उसकी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी। तो मतलब क्या है? एक लाइन में आप लिख लीजिए, इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, बट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? किसी चालक मतलब कंडक्टर, किसी भी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने या कलेक्ट करने, ठीक है, इकट्ठा करने, कलेक्ट करने की कैपेसिटी मतलब क्षमता धारिता कहलाती है या कैपेसिटेंस कहलाती है। ये लीजिए साहब, ये हो गई पूरी डेफिनेशन। ठीक है जी। अब हमको एक बात बताइए, ध्यान से सुनना जो हम बोलने जा रहे हैं। आपने किसी बकेट में 1 लीटर पानी डाला, ठीक है, फिर 2 लीटर पानी डाला, फिर 3 लीटर पानी डाला, तो पानी डालने से क्या बढ़ रहा है? उस पानी का बकेट में लेवल बढ़ रहा है। पानी कहाँ तक स्टोर हो सकता है? पानी स्टोर हो सकता है 10 लीटर तक। जब उसका लेवल बिल्कुल बकेट के बराबर हो जाएगा तो पानी उससे ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकता।
फिजिक्स में ये जो लेवल है इसकी पहचान करते हैं पोटेंशियल से। कहने का मतलब जितना हम चार्ज देंगे किसी भी कंडक्टर को, चालक को, उतना ही उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। आपको पता है ना, यदि आपने पढ़ रखा है कि यदि कोई हमारे पास Q चार्ज है तो उसके कारण R दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है, B बराबर K Q बाई R। यदि 2Q चार्ज है तो पोटेंशियल कितना होगा, 2Q आ जाएगा, और वही K अपॉन R। तो पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल डबल हो गया। देखो ऊपर वाले से डबल हो गया कि दुगना हो गया। तो जितना ज़्यादा हम चार्ज दे रहे हैं उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, वैसे ही बकेट में जितना पानी भर रहे हैं उसका लेवल बढ़ रहा है। तो कुल मिला के हमारा चार्ज जो है प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, और दुनिया में जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है और उसको जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C, जिसका नाम क्या है, धारिता या कैपेसिटेंस। और यही पूरे चैप्टर का जान कह सकते हो, पूरी चैप्टर का रूट कह सकते हो। मतलब यही पूरे चैप्टर की जड़ है जिससे हम पूरे चैप्टर को रन करेंगे या समझेंगे। और इतना सा ही फॉर्मूला है, ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ये हमेशा याद होना चाहिए। अच्छी बात क्या है, यदि आपसे क्वेश्चन पेपर में कैपेसिटर कैपेसिटेंस पूछी जाएगी, धारिता पूछी जाएगी, तो आप Q के नीचे B को लेके चले जाएंगे और क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की। ठीक है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। आपको चार्ज देगा, पोटेंशियल देगा, तो आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। यदि लगे हाथों इसका हम यूनिट चेक करें तो क्या आएगी, जरा कौन बताना चाहता है बताइए। यदि हम इसका यूनिट चेक करें तो ऊपर क्या है जी, कूलाम, नीचे क्या है, बोल्ट। तो पहली यूनिट तो हो जाएगी कूलाम अपॉन बोल्ट। दूसरा, इसी को हम क्या कहते हैं, फैरड। क्या कहते हैं इसको, फैरड कहते हैं। ये फैराडे नहीं है, ध्यान रखना, दो अलग अलग चीजें हैं। ये फैरड है, और जो हम EMI में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के दो लॉ पढ़ते हैं, वो अलग हैं। तो वहां वर्ड है फैराडे, यहाँ वर्ड है फैरड। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और भी यदि इसका एक यूनिट ढूंढने की कोशिश करें तो ऊपर तो कूलाम आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्ट, हमने वोल्ट को किसके इक्वल में लिखा था, याद होगा, किया गया कार्य पर यूनिट चार्ज। तो कूलाम स्क्वायर अपॉन वर्क। वर्क को वर्क नहीं लिख के क्या लिखते हैं, जूल से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिट की। तो जरा पेज पलट के देखिए, हमने पोटेंशियल का यूनिट लिखा था जूल बटे कूलाम, और कूलाम ऊपर चला गया तो कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल, इसी को फैरड कहते हैं। अरे किसी को याद नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख लो छोटी सी लाइन, B बराबर हमने बताया था सर W अपॉन Q। तो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलाम, वही लिखा है। अब यदि सीजन चल रहा है तो इसका डायमेंशन भी बता दीजिए। बताइए क्या डायमेंशन होगा इसका। सर इसका डायमेंशन किससे निकालेंगे, जो सबसे आसान है, जिसके सीधी डायमेंशन हमको याद है। आप यदि C अपॉन बोल्ट से डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, क्योंकि बोल्ट का डायमेंशन याद नहीं रखना है। आपको याद होना चाहिए कूलाम मतलब एम्पियर, और टाइम आपने पढ़ा है I बराबर Q अपॉन T। नहीं जानते आप लोग, डेफिनेशन ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, A1 T1 बहुत बार पढ़ा है, स्क्वायर लगा देंगे। जूल क्या होता है हम बचपन से जानते हैं सर, M1 L2 T-2, ये तो एनर्जी होती है। चलिए, मास को ऊपर लेके जाएंगे तो M-1, लेंथ को ऊपर लेके जाएंगे तो -2, T1 ऊपर है, ऊपर जाएगा तो T3, और सॉरी ये स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। लो जी, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया। बोलो किसको समझ में नहीं आया। देखो जी, ये M को ऊपर लेके -1, L को ऊपर लेके -2, ये यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जाएगा 2 और ऐड हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आ गई डायमेंशन। क्या आ गई ये, बिमा। किसकी आ गई, कैपेसिटेंस की। तो ये आप छोटी छोटी चीजें लिख लेंगे। अरे ठीक है क्या, ओके। जो अब हम अगली स्लाइड में आपको बताने जा रहे हैं एक स्टेटमेंट, उससे क्वेश्चन आना लगभग कंपलसरी होता है उसी स्टेटमेंट से, और आपको उसको समझने में टाइम भी लगेगा। क्या है स्टेटमेंट, सर अभी हमने एक फॉर्मूला देखा किसका, कैपेसिटेंस का, जो कि था Q अपॉन B। ओके,
एक लाइन जो हम लिख रहे हैं उसको जरा सोच समझ के बताना कि ये क्या लाइन वास्तव में आपको समझ आ रही है या सही लिखी है गलत लिखी है। कैपेसिटेंस धारिता C का मान Q व V मतलब चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। ये लो जी, धारिता C का मान Q व V पर डिपेंड नहीं करता है। कौन कौन इस बात से सहमत हैं? आप सोच रहे होंगे सर क्या बातें कर रहे हैं, चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, V घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़नी चाहिए, सामने फॉर्मूला कह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? कैपेसिटेंस का मतलब हमने क्या समझाया था, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है ना, इससे आपका 100% न्यूमेरिकल आता है। ऐसा नहीं है कि यही वाला आएगा, इसी से ही आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आएगा, इसी से आपके कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कैपेसिटेंस का फिजिकल मीनिंग समझना जरूरी है। कैपेसिटेंस क्या है? धारिता, किसी भी चालक के अंदर चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, और जो कि फिक्स होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप मार्केट से 20 लीटर की बाल्टी घर पे लेके आए हो, तो उसमें आप चाहे 1 लीटर पानी भरो, चाहे उसमें आप 2 लीटर पानी भरो, चाहे उसमें आप 20 लीटर पानी भरो, बाल्टी 20 लीटर की ही रहेगी। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ योर बकेट? 20 लीटर। आप उसमें 1 लीटर भरेंगे तब भी। और अच्छे से समझना चाहते हो तो देखो, आप सोच रहे हैं कि सर चार्ज ऊपर है, पोटेंशियल नीचे है, तो चार्ज को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए। नहीं भाई साहब, जैसे ही आप चार्ज को बढ़ाएंगे, आपको पता है B बराबर KQ/R, जैसे ही चार्ज बढ़ा वैसे ही क्या बढ़ जाएगा, उतना ही B बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने चार्ज को दोगुना कर दिया, तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, दोगुना, तो ये आपस में कट जाएंगे, C उतना ही रहेगा। कुल मिला के आपने 1 लीटर पानी बढ़ा, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा, आपने 2 लीटर पानी बढ़ा तो लेवल और दोगुना हो गया। तो जितना हम पानी भर रहे हैं उतना लेवल बढ़ रहा है। तो कैपेसिटी का चार्ज देने से, पोटेंशियल को चेंज करने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस चीज की जो कैपेसिटी है Q और V पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आया? क्योंकि Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कैसे। आगे बढ़ाते हैं। ये देखो, Q यदि यहाँ है, B यदि यहाँ है, तो फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा। ठीक है क्या? चलिए, और ठीक है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं। कैसे लेंगे न्यूमेरिकल? देखिए, यदि किसी चालक पर आवेश Q है तथा विभव B है, तो उसकी धारिता C है। ठीक है, मान लीजिए किसी चालक है, कोई कंडक्टर है, उस पर चार्ज दे रखा है Q और पोटेंशियल दे रखा है B, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, C। तो आवेश का मान Q/2 कर दिया जाए। अभी आवेश का मान इस कंडक्टर पे, उसी कंडक्टर पे कितना कर दिया है जी, Q/2। यदि आवेश का मान Q/2 कर दिया जाए तो चालक की नई धारिता क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C डैश? क्वेश्चन को वापस समझ लीजिए। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कंडक्टर है, जिसकी कैपेसिटी C है, चार्ज Q है और पोटेंशियल है B। यदि उस पर आपने चार्ज को आधा कर दिया तो बताइए व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर? तो सबका जवाब आ गया होगा, और इस ऑप्शन में से आप पहचान लीजिए यदि आपको कोई पसंद आ रहा है तो। ऑप्शन है सर उतनी रहेगी, ऑप्शन है कि सर आधी हो जाएगी, ऑप्शन है कि डबल हो जाएगी, ऑप्शन है कि सर 4 गुना हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं है। तो सबका जवाब आई थिंक सही आया होगा, C उतनी रहेगी। क्योंकि जैसे ही चार्ज आपने आधा किया उतना ही क्या कम हो जाएगा, आप जानते हैं Q प्रोपोर्शनल टू B। चार्ज को आपने आधा किया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, आधा। तो कुल मिला के अपन ऐसे समझ सकते हैं इसको, यहाँ पे C क्या है जी, Q/B, और यहाँ पे C डैश कितना आएगा, चार्ज को आधा किया है तो पोटेंशियल भी आधा हो जाएगा, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, Q/V, और इसका नाम क्या है, C। तो C डैश बराबर C। तो वही हम कह रहे हैं कि चार्ज को आप आधा करेंगे या दोगुना करेंगे तो उससे कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर कैपेसिटी क्या हम किसी भी कंडक्टर की नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं, उसका आकार बढ़ा दीजिए, मतलब बाल्टी बड़ी ले आइए।
तो सर आकार बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। अभी इसका हम प्रॉपर एक डेरिवेशन करवाएंगे, उसका एक एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए, एक हमने स्पेशल न्यूमेरिकल का टाइप रखा है जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। जवाब दीजिएगा क्या आंसर है, और यदि इसका जवाब आप नहीं दे पाए तो इसका मतलब आपने 11वीं क्लास के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से याद नहीं कर रखे हैं। देख लीजिए, हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया Q प्रोपोर्शनल टू V, ध्यान से समझना, और Q बराबर क्या पढ़ाया? CV, और C बराबर क्या पढ़ाया? Q अपॉन B। इसी का न्यूमेरिकल दे रहे हैं, हिंट दे दिया है। ये है Q, ये है B, ये है पहला कंडक्टर, ये है दूसरा कंडक्टर A और B। ये एंगल है जी θ1, ये एंगल है जी, चलो इसको θ1 मान लीजिए, इसको θ2 मान लीजिए। बताइए ऑप्शन ए, कैपेसिटेंस ऑफ CA ज़्यादा है CB से। ऑप्शन बी, कैपेसिटेंस A और B की बराबर है। कैपेसिटेंस CA इज लेस देन CB। ऑप्शन डी, CA बराबर 0 बराबर CB, कैपेसिटेंस 0 हो जाएगी। तो बताइए क्या ऑप्शन आप टिक करेंगे? मतलब हम कहना चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के लिए Q और B के बीच में ग्राफ बनाया है। पहले ऑब्जेक्ट जो A है उसका ग्राफ ऐसे प्राप्त हुआ जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल θ1 है, और दूसरा जो हमारा कंडक्टर है उसके लिए θ2 एंगल पे ये ग्राफ मिला। तो इस ग्राफ को देख के बताना है कि कौन सा कंडक्टर ऐसा है जिसकी कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की ज़्यादा है। तो वैसे तो देख के ही पता चल रहा है कि ऑप्शन ए आना चाहिए, लेकिन आपके पास जवाब होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल आया हुआ है। न्यूमेरिकल क्या है पहले वो न्यूमेरिकल बता देते हैं। न्यूमेरिकल आया था इसी पे बेस्ड, है ना। न्यूमेरिकल आया था कि यदि हमारे पास एक Q और एक B है और इस तरीके से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछा था व्हाट इज द रेशो ऑफ CA एंड CB। ऑप्शन बहुत सारे दे रखे थे। ऑप्शन एग्जैक्ट ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 1:3, ऑप्शन ई नन। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन थे। तो इसको समझने से पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, आपको दुनिया में जब भी ग्राफ मिले, हमारी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना क्योंकि इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। दुनिया में जब भी आपको ग्राफ दिखाई दे तो हमेशा उसके दो सॉल्यूशन की तरफ जाना है। या तो उस ग्राफ का स्लोप आपके काम की चीज है या उस ग्राफ का एरिया आपके काम की चीज है। समझ में आ रहा है? यदि फॉर्मूले में डिवाइड लग रहा है तो स्लोप आपके काम की चीज है, और यदि फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हो रहा है तो एरिया आपके काम की चीज है। जैसे याद होगा आपको, हमने जितने भी ग्राफ बनाए थे एक्स वेलोसिटी एंड टाइम के, समझ ध्यान से, हमारे ग्राफ थे वेलोसिटी और टाइम के, और कई सारे हमने ग्राफ बनाए थे। तो यदि आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v/t। तो डिवाइड हो रहा है तो इस ग्राफ का आप क्या निकालेंगे? स्लोप। और यदि हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? v/t। तो क्या निकालेंगे? एरिया। तो हमारे फॉर्मूले में डिवाइड हो रहा है Q/V, तो इस ग्राफ की क्या काम आएगी? हमारे स्लोप काम आएगी। अरे क्या काम आएगी? स्लोप काम आएगी। इसलिए हमको इस ग्राफ की स्लोप की तरफ जाना है। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि इसका कंपैरिजन आप इससे कीजिए। ये y है, ये x है, और ये कोई ग्राफ है, ये एंगल थीटा है। तो हम यदि tan थीटा निकालना चाहते हैं तो वो y/x आएगा। यहाँ y का काम कौन कर रहा है जी? q काम कर रहा है। x का काम कौन कर रहा है जी? b काम कर रहा है। ये किसके बराबर हो जाएगी? tan थीटा। और q/v किसके बराबर है? c के। इसका मतलब tan थीटा किसकी इंफॉर्मेशन देगा? c की। इसका मतलब थीटा बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? इसका मतलब दुनिया में थीटा बढ़ाएंगे तो tan थीटा भी बढ़ता है, और tan थीटा बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। तो बताइए थीटा a ज़्यादा है कि थीटा b ज़्यादा है? सर थीटा a ज़्यादा थीटा b से। इसका मतलब tan थीटा a ज़्यादा होगा किससे? tan थीटा b से। इसका मतलब CA ज़्यादा होगा किससे? CB से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ओके, चलिए
यदि आपसे रेशो पूछ लेता कि बताइए कैपेसिटेंस ऑफ ए अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ बी, तो आपको पता है ना C बराबर किसके है, टेन थीटा के, तो क्या लिखते हैं, टेन थीटा ए अपॉन टेन थीटा बी। ये लो जी आंसर। ठीक है, चलिए अब आप अगला क्वेश्चन बता दीजिए। हमने पूरा समझा रखा है, बताइए क्या क्या आंसर है। सॉरी लॉक कर दे 3:1, नहीं करें, चेक कर लेते हैं, हो सकता है 1:3 आए, हो सकता है इनमें से कोई भी ना आए। देखो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटेंस ऑफ बी टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, और थीटा 2 की जगह बी लिख लो, यहाँ पे ए लिख लो। ठीक है, तो ये थीटा ए है, तो ये थीटा ए का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, थीटा बी का काम करेगा। तो टेन थीटा ए बोलिए, टेन 60 डिग्री अपॉन टेन 30 डिग्री। अब वैल्यू आती होंगी तो आंसर आ जाएगा। √3 होता है, इसका होता है 1/√3। ये देखो ऊपर चला जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 3:1, दैट इज द CA अपॉन CB। तो CA का रेशो देखोगे CB के साथ 3:1 आएगा। ये लो जी आंसर। ठीक है जी, ठीक है क्या। अगला न्यूमेरिकल देख रहे हैं, जो करके बताएगा इसका मतलब बहुत अच्छे से वो सोच पा रहा है, इसका मतलब उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बताना जा रही है हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगभग सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हम नहीं करेंगे, केवल थोड़ी सी कलाकारी करेंगे। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। बताइए क्या आंसर आएगा, V और Q। हाँ जी, ऑप्शन ए सर 1:2, ऑप्शन बी सर 1:1, दोनों 30 डिग्री हैं, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 1:3, ऑप्शन ई नन। बताइए क्या आंसर है। यदि 100 स्टूडेंट सामने पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 100 स्टूडेंट यदि सामने पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हमको जितना लगता है उसमें से 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने आंसर दिया होगा 1:1। ठीक है, बाकी के 70 में से 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आंसर वापस से 3:1 आया है। ठीक है, और रिमेनिंग जो 20 या 10% स्टूडेंट हैं उनका आंसर आया होगा 1:3। तो ये करेक्ट है। आप यदि ये सोच रहे हैं केवल सर ने 30-30 कर दिया है, बाकी का देखेंगे तो यहां से एंगल 60 आएगा और आंसर वही आएगा जो पहले वाला आ रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपने y और x को देखा ही नहीं। पहले y के स्थान पे q था, x के स्थान पे b था, और अब x के स्थान पे q है, y के स्थान पे b है। अब बताइए आंसर दोबारा। क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएंगे, इसलिए ये कह रहे हैं आप इसमें घबराना मत कि सर हमसे सॉल्व ही नहीं हुआ, सर हम तो 30 या 50% में, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है क्वेश्चन को बारीकी से समझना, करने की जल्दबाजी नहीं करना। क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने होगा तो ज्यादा क्वेश्चन करने वाले को अवार्ड नहीं मिलेगा, सिलेक्शन नहीं मिलेगा, सही क्वेश्चन करने वाले को सिलेक्शन मिलेगा। कभी कभार ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100 में से 50 क्वेश्चन करके सिलेक्शन लिया है, और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 100 में से 80 क्वेश्चन किए और बाहर थे। तो हमारा टारगेट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही नहीं होना चाहिए, उसको प्यार से उसको पहले पढ़ो। एक बात ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में ही छिपा होता है। जितना बार उसको प्यार से पढ़ोगे उतना ही बार नज़दीक पहुंचोगे आंसर के। लेकिन ये दिमाग में रखोगे कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, ये तो वैसे ही होगा, लगा दिया, नहीं। कितना भी आसान क्वेश्चन दिखे उसको एक बार पढ़ो जरूर अच्छे से, और आप कोशिश कीजिएगा जैसे ऐसा कोई अच्छा क्वेश्चन आए तो उस पर स्टार लगा के लिखना, जिससे कि लर्निंग हमेशा रहे। जब हम तैयारी करते थे तो साइकोलॉजी और पेडागोजी में हमसे क्या गलती होती थी, आप देखना कभी पेपर साइकोलॉजी और पेडागोजी का, जितने भी उसमें क्वेश्चंस आते हैं
उनमें से जैसे माना पहले 30 क्वेश्चन आते थे या 20 क्वेश्चन आते थे, हर किसी में, एनबीएस हो, केबीएस हो, मध्य प्रदेश हो, सब में पेडागोजी मान लीजिए उनमें आती है, तो उसके क्वेश्चन में अधिकतर 50% क्वेश्चन में आता था इनमें से कौन सा नहीं है, और जल्दबाजी में हम क्या गलती करते थे, उस नहीं को नहीं पढ़ते थे, तो आंसर क्या होता था, पहला ही मिलता टिक कर देते। तो ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही अच्छे से बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते थे, जब भी क्वेश्चन पढ़ते थे ना, लास्ट वाले को अंडरलाइन करना चालू कर दिए। तो जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो उस पर अंडरलाइन कर दी। कभी कभार हम ऑनलाइन जब टेस्ट देते थे तो पेंसिल से उस लैपटॉप की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे कर देते नहीं है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। जैसे हमने कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया, फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखवाया, जैसे ये लिखवाया कि धारिता सी का मान क्यू और बी पर डिपेंड नहीं करता, तो आपको यहाँ पे ये ऐसे अंडरलाइन लगाना चाहिए। आपको नोट्स कोई म्यूजियम में थोड़ी रखने हैं जो साफ सुथरा क्लीन नीट एंड क्लीन बना रहे हैं, नहीं, आपको नोट्स इस हिसाब से बनाने कि देख के पता चल जाए कि इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टार लगा दीजिए जिससे आपके नोट्स बहुत प्रॉपर वे में अरेंज हो जाएंगे। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आपने यदि ये सोचा है कि इसका आंसर जो है 3:1 है तो गलत क्यों है, हम आपको बता देते हैं। गलती हुई है कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम सीखते हैं ऐसा क्यों। देखिए उल्टा है, आपको पता है कि सर ये उल्टा हो गया तो आंसर उल्टा हो जाएगा, लेकिन कैसे, देखो जी, हम कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, कॉन्सेप्ट कभी मत छोड़ो, इसलिए हमारे कोर्स होने में टाइम लग रहा है। कैसे, ये y/x है, तो जिंदगी में हमेशा जो इसका tan थीटा आएगा, मतलब जो इसकी स्लोप आएगी वो हमेशा y/x ही आएगा, ठीक है। मतलब थीटा के दूसरी तरफ वाला ऊपर और ये नीचे। कभी भी ध्यान रखना ऐसे भी हो सकता है x/y और यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर y/x मत लिख देना, यहाँ क्या आएगा x/y। थीटा से दूसरी साइड वाला ऊपर लेते हैं। आप कह रहे हो सर आप हमको रटा रहे हो, रटा नहीं रहे हैं, खुला सुन लो यार, उसमें कौन सा बड़ा बात है, कोई तोप तो ये है नहीं चीज। मान लीजिए ए है, तो इधर वाला कंपोनेंट कौन सा, ए साइन थीटा, इधर वाला कंपोनेंट कौन सा, ए कॉस थीटा। अब बताइए tan थीटा कैसे बनेगा, जब y में साइन थीटा में जब x का भाग लगाओगे, कॉस थीटा का भाग लगाओगे, तभी तो tan थीटा आएगा ना। अब थीटा इधर हो उधर हो क्या फर्क पड़ता है, तो हमेशा y वाला क्या होता है, ऊपर आता है। अब तो शायद आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और एक काम करो, देखो दुनिया में कब क्या काम आ जाए, तो इन सारी चीज़ों को एक बार साइड में लिख भी लो। 1 सेकेंड, यही है ना, ठीक है, ये लो जी, ठीक है, इसको हमने साइड में, अरे ये बढ़िया सिस्टम बन रहा है भाई साहब। 1 सेकेंड लास्ट ट्राई करेंगे, नहीं फिर इसको हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इतने में तो आपने लिख भी लिया होगा। परमात्मा ठीक कर, ये लो जी, ठीक है, आपके पास ही रहेगा, ठीक है जी, ये लो डब्बा बना दिया। हाँ जी, आइए, तो यहाँ पे यदि हम स्लोप देखें तो tan थीटा, अब बताइए tan थीटा बराबर y/x, यहाँ पे y का काम कौन कर रहा है, v, x का काम कौन कर रहा है, q। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, इक्वेशन नंबर ये तो 1 होगी, या फिर एक बार नीचे वापस लिख लो, tan थीटा बराबर v/q आ रहा है। इस फॉर्मूले से हम क्या जानते हैं सर जी, हम तो ये जानते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V, Q बराबर CB, 1 C बराबर Q/V, लेकिन ये क्या है V/Q, तो उल्टा करो, B/Q बराबर 1/C। तो कुल मिला के इक्वेशन नंबर 2 से देखोगे तो क्या पता चलेगा, tan थीटा बराबर 1/C। ये हमारा इसका लॉजिक है। अब सॉल्व कैसे करना है, यहाँ आंसर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप C निकालो ना, आपको C चाहिए तो उसको क्या लिखो, 1/tan थीटा। यदि आपको A चाहिए तो क्या आ जाएगा, tan थीटा A, और यदि आपको B चाहिए तो क्या आ जाएगा, tan थीटा B, और CA/ क्या लिखेंगे, CB, तो उल्टा हो जाएगा, tan थीटा B/tan थीटा A, ये आएगा, ठीक है। tan थीटा B कितना है,
30 डिग्री, ए कितना है 60 डिग्री, तो इस बार आंसर कितना आएगा 1/3 आएगा। चलिए सी ए सी बी tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री बराबर 1/√3 1/3 आंसर आपका सामने 1/3। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। आप हिंदी में भी लिख लें गोलीय चालक की धारिता, हिंदी में लिख लें जरूर, क्योंकि कभी कभार जरूरी होता है सारी चीजें। गोलीय चालक की धारिता। हाँ जी हमने कहा कि यदि आपको पुराना पोटेंशियल वाला चैप्टर याद है तो आसान होगा। चलिए बता दीजिए आप, हम कुछ पूछ ही लेते हैं आपको पुराने चैप्टर में आपसे क्या समझ में आया। किसी भी स्फेरिकल शेल की सरफेस पे कितना पोटेंशियल था, किसी भी स्फेरिकल शेल की सरफेस पे कितना पोटेंशियल था। यदि आपका जवाब के क्यू अपॉन कैपिटल आर है या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, नहीं वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, सॉरी। यदि आपका जवाब के क्यू अपॉन कैपिटल आर है तो आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यह बी सरफेस जो किसी भी स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस आर थी उसके सरफेस पे ये आता था, और इसके अंदर भी यही आता था क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था। कोई बात नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखो इधर कैपेसिटेंस निकालना है, ये तो क्लियर हो गया। ऑफ किसका, स्फेरिकल कंडक्टर, किसी भी गोलीय कंडक्टर का। तो मान लीजिए हमारे पास एक गोलीय कंडक्टर है जिसकी रेडियस हम क्या मान लेते हैं जी, कैपिटल आर। ओके, इसके सरफेस पे हमने क्या किया, क्यू चार्ज दे दिया है। इसके सरफेस पे कितना चार्ज दे दिया है साहब, क्यू चार्ज दे दिया है। बताइए कैपेसिटेंस निकालनी है इस कंडक्टर की, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, बी एस बराबर सर के क्यू अपॉन आर, या इसको क्या लिख सकते हैं, बी एस बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर लिख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम सर। या इसको भाई आउट और इन तो है नहीं तो बी एस क्यू लिखना है, इसको बी लिख दो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि एक ही पोटेंशियल है तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। भाई बी एस क्यू लिखते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए कि आउट है या इन है या सरफेस है, यहाँ तो एक ही है तो एक ही लिख दिया। हमको क्या निकालना है, इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस। और दुनिया में कैपेसिटेंस निकालने का क्या तरीका है, एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है दुनिया में, Q प्रोपोर्शनल टू B, Q बराबर सी बी, सी बराबर Q अपॉन B, ये फॉर्मूला है। जैसे ही Q और B दिख जाएं कैपेसिटेंस अपने आप आ जाएगा। यहाँ Q खाएं, ये रहा, B ये रहा, तो ये जैसे ही हम Q अपॉन B कर देंगे क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस। तो एक काम करें, B को नीचे ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 4πε0r इधर आ गया, Q अपॉन B इधर आ गया, ये आ गया C, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये होती है कैपेसिटेंस ऑफ, ये क्या होती है, इससे इतने क्वेश्चन आते हैं थियोरटिकल, प्रैक्टिकल नहीं आते, मतलब न्यूमेरिकल नहीं आते, थियोरटिकल क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं अभी हम जवाब देंगे। तो C जो है बेसिकली 4πε0r है, और सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन बनने की है वो है, क्या है बताओ, कि गोलीय कंडक्टर की कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल बोलो ना आर पे, नहीं एक चीज और है। देखो जी, C बराबर 4πε0r, ठीक है, किसमें है ये, निर्वात में, तो C प्रोपोर्शनल टू R। क्या है ये, C प्रोपोर्शनल टू R। व्हाट इज द R, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, ये स्फेरिकल कंडक्टर। इसका मतलब जितना बड़ा स्फेरिकल शेल लेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कैपेसिटेंस। हमने अभी कहा था कि क्या हम Q और B को चेंज करके जब कैपेसिटेंस को नहीं बढ़ा सकते तो क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं है कैपेसिटेंस को बढ़ाने का, ये तरीका है, उसका आकार बढ़ाइए। जैसे ही आप उस स्फेरिकल शेल, उस कंडक्टर का आकार बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। कुल मिला के बाल्टी बड़ी ले आइए, कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, दिख रहा है। लेकिन ये जो सोल्यूशन है ना,
आकार बढ़ाने का। ये बहुत लॉजिकली नहीं है, ये बहुत ऑथेंटिकेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यार कितनी बड़ी बाल्टी लेके आए, कितना बड़ा कंडक्टर ले, 1 किलोमीटर का कंडक्टर ले लें क्या? मान लीजिए हमको कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, हमको उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक कमरे के बराबर कैपेसिटर बना देंगे बड़े से बड़ा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस वजह से हम कैपेसिटेंस को बढ़ाने का दूसरा तरीका ढूंढते हैं, जो आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेकिन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमको करवाने हैं। तो कुल मिला के अब तक हमने क्या समझाया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 4πε0r होती है, जो प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, रेडियस के, लेकिन एक चीज के और प्रोपोर्शनल है, किसके, मीडियम के। तो एक ऐसा करो, उसके नीचे लाइन लिखो, पहले मीडियम बाद में लिखवाएंगे, क्या लिखेंगे गोलीय है ना, गोलीय चालक की कैपेसिटेंस, मतलब धारिता, गोलीय चालक की धारिता आकार पर डिपेंड करती है। गोलीय चालक की धारा आकार पर डिपेंड करती है, मतलब रेडियस बढ़ेगा तो सीधा सीधा क्या बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा और कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी का, सी, ये जो हमने पढ़ा 4πε0r, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात या हवा, है ना, बात एक ये निर्वात की विद्युतशीलता, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, परमिटिविटी। ठीक है, विद्युतशीलता है। यदि हम देखें मीडियम में, मतलब मीडियम भरा हो या मीडियम में वो गोला रखा हो, तो उस केस में 4πε, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, चलो इसको एम से लिख लो, ठीक है, आर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द एप्सिलॉन एम, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। चलिए, व्हाट इज द एप्सिलॉन एम, ये होती है सर एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द एप्सिलॉन आर, दैट इज एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्या लिख सकते हैं, सी एम बराबर 4πε0 और एप्सिलॉन आर, और आर बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन आर बाहर, 4πε0 आर, बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन आर और ये पहले वाला सी। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम यदि उपस्थित होगा तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी या कैपेसिटेंस बढ़ेगी। माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान, कैपेसिटेंस, धारिता का मान बढ़ जाता है। चलिए सर, ये है कहानी। एक बात हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि किसी समय में हमको ये बात बहुत अच्छी समझ में आई थी और आपको नो डाउट इस बात को लेके प्रॉब्लम होनी चाहिए, आप जवाब दीजिएगा पहले, ठीक है, उसको क्वेश्चन के तौर पे समझाते हैं। यदि आपके न्यूमेरिकल में लिखा है कि इसमें माध्यम 4 है ना, या परावैद्युतांक 4 का माध्यम भरा हुआ है, तो आपको परमिटिविटी दी गई है या रिलेटिव परमिटिविटी दी गई है। हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस ऑब्जेक्ट में या इस कंडक्टर को माध्यम 4 के परावैद्युतांक में रखा गया है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4। आपको परमिटिविटी गिवन है मीडियम की या आपको रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, आप कैसे पहचानोगे।
आप एप्सिलॉन बराबर 4 लिखोगे या आप एप्सिलॉन आर बराबर 4 लिखोगे, उस केस में क्या जवाब होगा आपका? ये वैसी ही बात है सेम जैसे हमने कई बार एग्जाम्पल दिया जब हमने सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन पढ़ाई, कि आपको दे रखा है कि इस ऑब्जेक्ट की या इस वस्तु की जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 है या 5 हर्ट्ज है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी की लीनियर फ्रिक्वेंसी है? तो पहचान क्या बताई थी? उसके मात्रक से, कि यदि हर्ट्ज दे रखा है तो लीनियर फ्रिक्वेंसी है, और रेडियन अपॉन सेकंड दे रखा है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। वो कभी नहीं कहता है कि कोणीय आवृत्ति या लीनियर आवृत्ति, वो कहता है आवृत्ति इसकी 20 रेडियन पर सेकंड है। तो खुद ही समझना होता है कि ओमेगा दे रखा है, आपको ये रिलेट कर पा रहे होंगे शायद, है ना। और यदि उसने दे रखा है कि इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब आपको एफ दे रखा है, लीनियर फ्रिक्वेंसी दे रखी है। वैसे ही हमारा क्वेश्चन है कि यदि आपके एग्जाम पेपर में किसी भी क्वेश्चन में ये दिया गया कि इसका जो मीडियम का परावैद्युतांक है वो 2 है, या इसकी जो परमिटिविटी है, विद्युतशीलता है, वो 2 है, तो उसका मतलब क्या होगा? तो ध्यान रखना, हम इसको भी मात्रक से ही पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? मात्रक से। वैसे तो वो हमेशा कोशिश करता है कि परावैद्युतांक दे तो 4 लिखे, मात्रक ना लगाए, क्योंकि वो रिलेटिव परमिटिविटी को शो करता है, और माध्यम का नाम लिखे तो वो हमेशा यूनिट लिखता है। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्वेश्चन पेपर में कि हम ये जज नहीं कर पाते कि यार ये एप्सिलॉन है या एप्सिलॉन आर है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का कॉन्सेप्ट लगता है, जिसकी वजह से आंसर पूरा चेंज हो जाता है। इसलिए हम आपको क्या समझा रहे हैं, पहले हमको बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट। बात एक ही है, क्या यूनिट है एप्सिलॉन की? याद नहीं होगी आपको, कूलाम का स्क्वायर सॉरी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम के नियम से निकाल दीजिए, आपको याद होगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए, F को नीचे ले आए तो 2 कूलाम स्क्वायर हो गए, एक नीचे फोर्स आएगा तो न्यूटन होता, मीटर स्क्वायर हो गया। ये एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये माध्यम की परमिटिविटी है और ये निर्वात की, ठीक है। लेकिन एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर होता है इन दोनों का रेशो, ठीक है। तो इसका यूनिट कट जाता है तो ये आता है यूनिटलेस। तो कुल मिला के यदि आपका किसी भी मीडियम का नाम दिया है और केवल 4 लिखा है तो आपको क्या दिया हुआ है? एप्सिलॉन आर। और यदि उसके आगे मात्रक लगाया हुआ, यूनिट लगाई हुई है, तो आपको क्या दे रखा है? परमिटिविटी, ठीक है। तो जैसे आपको मान लीजिए केवल 4 दे रखा है तो c का मल्टीप्लाई सीधा 4 से कर देंगे। लेकिन यदि आपको दे रखा है उसने सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन टू मीटर स्क्वायर के यूनिट में, तो आपको यहां इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए और भी हम कई सारे एग्जांपल कराएंगे, वह क्लियर हो जाएगा। स्पेशल प्रॉपर्टी है कुछ, एक तो हमने लिखवा दी है आकार वाली शायद, और एक हो गई है अपनी एप्सिलॉन वाली। 2 प्रॉपर्टी तो हो गई है, एक और आप लिख लीजिए, आपको हम अभी नेक्स्ट समझाएंगे, इसको बोल रहे हैं लिखो। सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखें, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर से रिलेटेड, किसी चालक की धारिता उसके आसपास रखे अन्य चालक पर भी निर्भर करती है। किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है किसी भी चालक की धारिता, किसी भी चालक की धारिता उसके आस पास रखे, किसी भी चालक की धारिता उसके आसपास रखे चालक पर निर्भर करती है। क्यों करती है, कैसे करती है, ये अभी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और लिख लो आप, जो कि हमने समझा भी दिया है, चाहे तो एक काम करो यहां लिख लो, वैसे लिख दिया है हमने। चालक की धारिता उसके चारों ओर उपस्थित माध्यम पर भी निर्भर करती है। इसी को एक एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख लो, किसी भी चालक की धारिता उसके चारों ओर उपस्थित मीडियम
पर डिपेंड करती है, ये भी लिख लो, ठीक है। चलिए ओके, हाँ जी। एक बात हमको और बताइए, आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला या दूसरा लेक्चर लिया था तो उसमें क्या पढ़ाया था, चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन पढ़ाया था, आवेशन पढ़ाया था चालक की विधि से, और इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे। याद आ जाएगा कि मान लीजिए ये R1 रेडियस का एक गोला है जिस पे चार्ज है Q1, मान लीजिए कि ये R2 रेडियस का गोला है, इस पे चार्ज है Q2, और इन दोनों को हमने टच कराया या किसी वायर से जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद बताइए इस R1 रेडियस के गोले पर कितना चार्ज आया और इस R2 रेडियस के गोले पे कितना चार्ज आया। आप भले एक काम करो, पेज पलट कर देख लो, कूलॉम लॉ से पहले मिल जाएगा या कूलॉम लॉ के आसपास मिल जाएगा। देख लो फटाफट, हम वेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, और वहां हमने एक अच्छी चीज बताई थी कि आपको Q1/Q2 निकालने के लिए, या Q1'/Q2' निकालने के लिए R1/R2 का रेशो करना है, ठीक है, ये हमने बताया था। तो हमने ये भी कहा था कि इसको हम आगे कैपेसिटेंस में बताएंगे, तो वो समय आ गया है। कैसे, देखो जी, अभी हमने स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा और ये लिखा कि C बराबर 4πε0R, C प्रोपोर्शनल टू R लिखा कुल मिला के, ठीक है, ये आएगी इक्वेशन नंबर 1। एक हमने पढ़ा Q बराबर CV और C बराबर Q/B। यदि इफ, ध्यान से सुनना, इफ B बराबर कॉन्स्टेंट, यदि B क्या है, कांस्टेंट, तो C प्रोपोर्शनल टू किसके है, Q के। इक्वेशन नंबर 2। आप कहेंगे सर कैसे? भाई ये हमारे पास एक कंडक्टर है R1 रेडियस का जिस पे चार्ज है Q1, एक दूसरा कंडक्टर है जिस पे चार्ज है Q2 जिसकी रेडियस R2 है। इन दोनों को हमने आपस में जोड़ा तो इसका चार्ज इधर जाएगा या इसका चार्ज इधर आएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कब तक चार्ज जाता रहेगा, जब तक दोनों पे पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर। पोटेंशियल का मतलब लेवल। ऐसे समझ लीजिए कि दो टंकी हैं, इसमें पानी यहां तक भर रखा है और दूसरी टंकी है छोटी, इसमें पानी इतना भर रखा है। यदि हम इनको एक पाइप से जोड़ दें तो इसमें पानी कब तक जाएगा, जब तक दोनों का लेवल क्या नहीं हो जाए, बराबर। टंकी बड़ी है छोटी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने देखा है। तो यहां से यहां से चार्ज कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर। तो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, इसका मतलब C प्रोपोर्शनल टू Q होगा, ठीक है। मतलब जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उस पर आवेश भी ज्यादा आएगा। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान से सुनना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, C प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब कैपेसिटेंस उसके आकार पर डिपेंड करता है, और कैपेसिटेंस जितना होगा उतना Q होगा। तो सीधा सीधा Q प्रोपोर्शनल टू R नहीं लिख सकते क्या भाई? जिसकी को प्रॉब्लम है वो ऐसा लिख लो। कैसे लिखेंगे? C प्रोपोर्शनल टू Q प्रोपोर्शनल टू R, तो इसका मतलब Q प्रोपोर्शनल टू R। अरे समझ में नहीं आया। एक मटकी है, मटकी जानते हो, घड़ा जो होता है, मान लीजिए एक मटकी है, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी मान लीजिए 10 लीटर। कितनी है कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 10 लीटर कैपेसिटेंस है। और उसकी रेडियस मान लीजिए कितनी है? 20 सेंटीमीटर की उसकी रेडियस है। क्या क्या बताया हमने बताया उसकी कैपेसिटी है 10 लीटर की। देखो समझने के लिए तो एग्जांपल लेना पड़ेगा, और रेडियस है उसकी 10 सेंटीमीटर की। अब उसमें पानी जो है कितना आएगा ये कैसे पता चलेगा? सर या तो उसकी कैपेसिटेंस से देख लो 10 लीटर की, या उसकी रेडियस से देख लो। रेडियस जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही पानी ज़्यादा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी बड़ी रेडियस उतना ही बड़ा गोला और उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो Q प्रोपोर्शनल टू R कुल मिला के हमने समझा दिया था, और ये लॉजिक वहाँ आया था, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, बताइए। पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए, पृथ्वी को क्या मान लीजिए? कंडक्टर मान लीजिए, गोला, उसकी धारिता बताइए। ये कह रहा है कि पृथ्वी को गोलीय चालक मान लो, तो उसकी कैपेसिटेंस बताइए। कौन कौन बताएगा? चलो, कुछ नहीं दे रखा, बिल्कुल कुछ नहीं दे रखा, देने की जरूरत ही नहीं है, वो हमने लिखो 4πε0R। चलो सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन भी दे रखे हैं खैर, और फॉर्चुनेटली बहुत इजी ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी आ सकता था जो आपको बहुत बड़ा कंफ्यूज कर सकता था। सबने कर लिया। अब बोर्ड पे देखो,
ईमानदारी से बताना किस किसने ये लिखा कि सर 4πε0 का मान 9 × 9 और r का मतलब 6400 किलोमीटर। कौन कौन कह रहा है कि ये सर बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है। गलत इसमें 6400 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ तो 6400 किलोमीटर ही होती है, और इसको हम जब न्यूमेरिकल में काम में लेते हैं तो 6400 × 10³ मीटर के तौर पे लेते हैं। ये सही है, लेकिन ये क्या है, गलत। आप कहेंगे सर हमको वैल्यू तो याद है, 9 × 10⁻9 ही होता है। नहीं साहब, आप गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू आपने लिखी है ना, ये होती है 1/4πε0 की वैल्यू, और आपके यहाँ क्या है, 4πε0 ऊपर है, इसलिए c बराबर ये नीचे आएगा और इधर आएगा 6400 किलोमीटर। 3 और 2 5, तो कितना लिखेंगे, 1/9 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे नीचे, 10⁵ लिखेंगे क्या, बोलो भाई। क्या लिखा है नीचे, 3 और 2 5, ऊपर आ जाएगा 64। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, तो क्या लिख सकते हैं अपन लोग, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। 1/, सॉल्व कर लो ना, क्या हमको परेशान कर रहे हैं आप, करोगे। चलो 64/9 10⁻⁻5। तो क्या लिखें सर, 7.1 बचेगा तो 1, 1 बचेगा तो 1, 1 बचेगा तो 1, 7 1 1 10⁻⁻5। और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.711 10⁻⁻5। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं फेरड में, है ना। अब सॉरी -6 हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट आगे लगा दिया। नहीं, गलती कर दी क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है क्या? 3 और 2 5। देखो, एक गलती ये की है, गलती तो हुई है थोड़ी सी। चलिए देख, तो वापस सॉल्व करते हैं। 64 इधर आ जाएगा, अपॉन 9 नीचे आ गया, इधर आ गया 10⁻2 और 3 5, इधर आ गया 9, तो ये बचेंगे 4, है ना। तो ये आ जाएगा 7.11 10⁻⁻4। ओके, तो 0.711 10⁻⁻3, इसको फेरड, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.711 मिलीफेरड। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा, है कहीं मिलीफेरड, नैनोफेरड, मिलीफेरड नहीं है, तो अपन को एक ऑप्शन और बनाना पड़ेगा, ऑप्शन ई 0.711 मिलीफेरड। ठीक है, चलिए।